नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार आज के इस लेक्चर 13 में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो वापस आज हम यहाँ पर दृष्टि आई बुक की कंप्लीट की जो कड़ी है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर, माफ़ी चाहती हूँ, एक्चुअली मैं इसको थंबनेल में चेंज कर दिया है मैंने इसको। तो यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि वो हम तो पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूपी का जो स्पेशल है ना, यूपी स्पेशल को आज हम यहाँ देखने वाले हैं, जो आपके यूपीपीएससी एंड आरओ एआरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चेंज नहीं किया था, बट आप यहाँ ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल जो यूपी परिदृश्य है, पेज नंबर आप खोलेंगे इस बुक में 151 पे आपको मिलेगा। ठीक है, 151 टू आप देखेंगे पेज नंबर 158 तक। ठीक है, 151 टू 158 तक आपको यूपी परिदृश्य के बारे में टोटल आपको ओवरऑल मिल जाएगा। तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते, मैं उनको बता देना चाहती हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। यहाँ पर कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, या कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि सही मटेरियल सही व्यक्ति तक पहुँचे तो एक सही आउटपुट निकल कर आएगा। ठीक है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, पहले ही बता देती हूँ, स्टार्टिंग के जो 2-3 पेज है वो थोड़े हाईलाइटेड है, उसके बाद ठीक है, क्योंकि हो सकता है पढ़ने में थोड़ी समस्या हो, लेकिन हाईलाइटेड है तो आपको हेल्प भी होगा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था ना, ये पिक्चर्स लेना मैं इसके भूल गई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर ये हो गई कि मैं इसको जो है पिक्चर नहीं ले पाई, जिसके कारण से बाद में पढ़ने के बाद जब बैठी तो हाईलाइटेड हो गया था। खैर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है कि हम राज्य की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं इत्यादि को यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर है? आइए, थोड़ा पेन अपना जो है जूम इन कर लेती हूँ। फिलहाल यहाँ पर देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है, पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया है वो तो उत्तर प्रदेश ने खोला है। ठीक है, कहाँ पर खोला है ये? वृंदावन जो है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। और पूरी तरह से, मतलब ओवर, आप देखेंगे इसमें कोई मेल नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल है। ठीक है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल खोला था। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, होमवर्क के तौर पर आप इसको लिख लीजिए। हालांकि मैंने ऊपर लिखा है, बट उसको भूल जाइए अभी। यहाँ पर देखिए, होमवर्क के तौर पर आपको क्या करना है, यूपी के जो सीएम जितने भी अभी तक रहे हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करिए। ठीक है, यूपी के जितने भी सीएम हैं उनकी लिस्ट तैयार करिए। और आप बताइए कि जैसे वुमेन में सीएम कोई यूपी में रही है, अगर रही है तो वो कौन कौन सी है। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सुचिता कृपलानी और सुश्री मायावती जी, क्या सुचिता जो है, सुचिता कृपलानी, ठीक है, सुचिता कृपलानी और मायावती, सुश्री मायावती जी जो है वो आपकी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यूपी की। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। तो एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक में भी प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अब है प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। तो भैया, अयोध्या तो बहुत चर्चा में बना हुआ है, तो अपन को क्या करना है, अपन को समझना है यहाँ पर कि इतना चर्चा में विषय बना हुआ है तो उसके बारे में तो ज़रूर ही पढ़ना है, क्योंकि ये तो फेवरेट पार्ट अभी होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेन टॉपिक पे यहाँ पर आते हैं कि अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे का उन्होंने उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री जी ने। इसके बाद यहाँ पर अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर हम यहाँ देखें तो क्या होने वाला है कि दरभंगा इसमें उद्घाटन जो किया है, उसमें भारत ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, किसके दौरान किया है, अमृत भारत ट्रेनों के दौरान में। तो यहाँ पर देखेंगे दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया अमृत भारत एक्सप्रेस के तहत दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल को किया गया है। और ये पीटी के लिहाज से मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, पीटी के लिहाज से ये फैक्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाएगा यूपी में अमृत भारत एक्सप्रेस के तहत अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन जो शुरू किया गया है, वहाँ पर हरी झंडी दिखाकर दरभंगा, अयोध्या और आनंद विहार टर्मिनल, यानी कि यहाँ पर बिहार और यूपी और ये आपका दिल्ली जो एनसीआर आनंद विहार टर्मिनल के लिए जो है देश की पहली अमृत भारत ट्रेन इसमें शामिल की गई है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर आ गया। फिर इसी में आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने निर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, अब इस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया वो ध्यान देना है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, क्या नाम है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यहाँ पर क्या है कि श्री राम मंदिर तक पहुँच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने 4 नवविकसित सड़कों, एक ये फैक्ट हो गया, एक ये फैक्ट है, क्योंकि पूछा जाएगा यहाँ पर, देखिए बहुत चर्चा में बना रहा है कि इसमें जो है सरकार ने किस प्रकार से अपनी तरफ से जो राजस्व इसमें लगाया है वो किन किन चीज़ों में। तो आप देखेंगे कि जो बाहर आउटर एरिया जो बनाया गया है ना, कुछ कुछ हिस्सा उसमें कह रहे हैं जो 4 नवविकसित सड़कें नई बनाई गई हैं। क्या क्या नाम है उनका, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन किया है। इसमें सरकार का थोड़ा सा उनका खुद का पैसा कह सकते हैं, इसमें फंडिंग के दौरान नहीं बल्कि ऐसे उन्होंने लगाया, कुछ ऐसी बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये इनके नाम थोड़े से हमें यहाँ पर देख लेने होंगे। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेना है। इसके बाद काशी तमिल संगम, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। काशी तमिल संगम क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैंने कल भी या 1-2 दिन पहले भी वीडियो में इस तरह का टॉपिक पढ़ाया था। ये पहले तो जानना है कि ये जो है आपका वाराणसी में है। ठीक है, पहली चीज़ वाराणसी में है। और ये क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे एक दो, देखिए इस पे मत जाना ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि ये भी बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा जब तक मैं पढ़ा नहीं देती। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो काशी तमिल संगम है इसका द्वितीय संस्करण है। कौन सा, सेकंड जो है इसका संस्करण है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये वाराणसी में, हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल और मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया है। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं इस अवसर पर जो काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया था। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल और मणिमेकलाई और जो भी अन्य तमिल साहित्य है उनका बहुत सारी भाषाओं में और ब्रेल अनुवाद किया। ब्रेल अनुवाद मतलब जो लोग जैसे जो विकलांग हैं, ठीक है, उनके लिए उस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं। ठीक है, उनके लिए उस भाषा में अनुवाद कराया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो 2 टर्म दिए गए ना, थिरुकुरल और मणिमेकलाई, अब इसके बारे में यहाँ पर समझ लीजिए, इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए थिरुकुरल जो है, ये सबसे पहले हमें ये जानना है कि किसने लिखा है। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, ये किसने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है ये थिरुकुरल जो है वो किसने लिखा है। इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, इसके बाद मणिमेकलाई, देखिए थिरुकुरल और मणिमेकलाई यहाँ पर पूछा गया। तो और फिर इसके बाद थिरुकुरल किसने लिखा है, मणिमेकलाई अगर हम देखेंगे तो चितलाई चटनार ने। ठीक है, मणिमेकलाई के जो रचयिता है वो कौन है, वो है आपके चितलाई, क्या है, चितलाई मणि, क्या है, चितलाई चटनार है। ठीक है, याद रखना है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके हिस्ट्री से कनेक्टेड होते चले जाएंगे। तो मणिमेकलाई आपका चितलाई चटनार ने लिखा है। और थिरुकुरल जो है, यहाँ पर मैं खुद ही बता देती हूँ, थिरुकुरल किसने लिखा है, तिरुवल्लूर ने लिखा है, तिरुवल्लूर ने लिखा है, क्योंकि वल्लुवर ने लिखा है। ठीक है, हो सकता है आपको ना मिले या समझ में ना आए या नहीं पता होगा बहुत से लोगों को। तो थिरुकुरल किसने लिखा है, तिरुवल्लूर ने लिखा है। मणिमेकलाई चितलाई चटनार ने लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद कह रहे हैं इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक इसमें बस इतना ही है। काशी तमिल संगम कहाँ से संबंधित है, वाराणसी में इसका आयोजन हुआ था, द्वितीय संस्करण है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री थिरुकुरल और मणिमेकलाई का तमिल भाषा का जो है बहुभाषा में इसमें इन्होंने और ब्रेल अनुवाद कराया गया है। तो किस में कन्वर्ट कराया देख लेना है। और कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। ठीक है, ये स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है ऑलरेडी यहाँ पर। ये जो स्वरवेद जो महामंदिर है ये 7 मंजिला टेम्पल है बेसिकली। ठीक है, 7 मंजिला टेम्पल है जिसका उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों का दिव्य जो संदेश है इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए। जैसे बहुत सारे मंदिर मैंने जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया तो उसमें क्या होता है कि बाहर मूर्तियों का, नृत्यांगनाओं का, या फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनमें पीछे का कोई मैसेज होता है। उसी प्रकार से सर्ववेद मंदिर जो है यहाँ पर वाराणसी में, पहली चीज़ तो ठीक है, ये 7 मंजिला मंदिर है। इसकी जो आप देखेंगे कि ये जो मंदिर में ऊपर कहते ग्रंथों वाले जो ग्रंथ हैं ये वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत, ठीक है, इनके जो दिव्य संदेश हैं वो वहाँ पर इसमें चित्रों के थ्रू उकेरा गया है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है इसमें। ठीक है,
अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, यहाँ पर वेद इत्यादि पूछे गए तो वेद के बारे में पढ़ लीजिएगा, कितने प्रकार के वेद होते हैं, होमवर्क आपका क्या होगा, ठीक है। फिर इसके बाद वेदत्रयी क्या है, उदाता क्या है, इसमें ब्राह्मण, ठीक है, उद्गाता क्या है, ब्राह्मण कितने हैं इसमें, ठीक है, इसके आरण्यक कितने हैं इसमें, उपनिषद कितने हैं इसमें, ठीक है। एक तो हमें वेद के बारे में ये पढ़ना है। फिर महाभारत के रचयिता कौन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक ही गलत हो जाता है अगर हमें नहीं पता हो। तो महाभारत के रचयिता इत्यादि कौन है वो आप देख लेना है। इसके बाद हाईलाइटेड चीज़ पे नीचे आते हैं, इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जाएगा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकेंद्र कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ देखते हैं सर्ववेद का एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ पता चली, पीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्ववेद नाम रखा गया है, 7 मंजिला मंदिर है, ये एक्चुअली आध्यात्मिक ग्रंथ रहा है जो वहिंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है। संत सदाफल देव महाराज जी द्वारा लिखा गया है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च कर लेना गूगल पे कि संत सदाफल देव कौन थे, क्योंकि अगर उनके नाम पर विहंगम योग संस्थान के जो प्रणेता हैं उनके नाम से सर्ववेदिक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा गया है और उस पे नाम पर एक मंदिर बना, तो कुछ तो खास होगा ही। तो इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, गूगल पे आप देख लीजिएगा, ताकि कभी अगर प्रश्न फंसता है तो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके बाद लेक क्वीन क्रूज जो है ये गोरखपुर में है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री, यूपी के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा स्थित ये पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है क्या, रामगढ़ ताल जो है उसमें लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। आप ये देखेंगे गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल में ये जो झील है वो ये जो झील बता रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, गोखुर झील है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रामगढ़ ताल में गोखुर झील है। और आप जब ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो कई प्रकार की झीलों के भी प्रकार है, तो आप उनको भी पढ़ लीजिएगा, है ना। गोखुर झील है जो राप्ती नदी वहाँ पर है, वो गोखुर झील उसके आसपास है, यहाँ पर याद रखना है। फिलहाल इतना वो नहीं इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं 42 रामायण मेला, मैं जूम इन बहुत नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये ब्लर हो गया है पेज थोड़ा, ठीक है। 42 जो रामायण मेला है वो यहाँ पर ध्यान देना है। ये 42 रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है और इसकी जो ये जो रामायण मेला है वो पीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अयोध्या में जो ये मेला इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1982 में, यहाँ ध्यान रखना, 1982 में हुई थी। और उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, श्रीपति मिश्र ने की थी, श्रीपति मिश्र ने की थी। तो देखिए फिर से मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ, और इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको पहले ही होमवर्क दे दिया है कि इससे आपको एक चीज़ क्या पता चली, देखिए इनडायरेक्टली, कि 1982 में श्रीपति जी थे मुख्यमंत्री। इससे पहले भी एक बार मुख्यमंत्री का नाम आया है कि मुख्यमंत्री के जो है जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद का आया था कि 1960 में उन्होंने बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता चला 1960 में डॉक्टर संपूर्णानंद यूपी के मुख्यमंत्री थे। तो पूरी लिस्ट ज़रूर कर लेना, एक प्रश्न उससे आता ही आता है हर बार, ठीक है। इसके बाद रामायण क्रूज सेवा, ये क्या है, ये सरयू नदी पर शुरू की गई है, ठीक है। ये पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी, बस इतना याद रखना है। कहाँ, सरयू नदी पे। सरयू नदी कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अयोध्या में शीघ्र ही ये शुरू की जाने वाली सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये जो प्राधिकरण लाया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर अध्यक्ष होगा, अध्ययन नहीं है। जिनके पास बुक है वो बेहतर समझ पा रहे होंगे, पेज नंबर 152 पे देखिए। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री क्या करेंगे, या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग पोत परिवहन एवं नेविगेशन या फिर पत्तन एवं समुद्री मामलों के संबंधित विषयों की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझिए, इतना टर्निंग पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग जो प्राधिकरण का गठन किया गया है उसमें अध्यक्ष के रूप में जो है मुख्यमंत्री क्या करेंगे, कैसे किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, तो मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे, या तो वो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग पोत परिवहन और नेविगेशन या फिर पत्तन और समुद्री जल मामलों से संबंधित विषयों के जो विशेषज्ञ होंगे उनमें से किसी एक को चयन करेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अन्य नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जल मार्ग स्थित है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय जल मार्ग की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है, सीधे बेसिक में जाना है। कैसे जाना है,
यहाँ पर आपको देखना है कि नेशनल वाटर जो आपका जो नेशनल वाटर जो वेज है, ठीक है, नेशनल वाटर वेज जो है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है, कि क्या है कैसे क्या है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग की बात यहाँ पर की गई है। क्लियर है। इसके बाद दूसरा हमारा अगला टॉपिक है, दूसरा नहीं बोलेंगे तो अगला टॉपिक है पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। अभी पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो है यानी कि टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सबसे पहले पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि ये कहाँ पर लाया गया है, स्थापना की गई है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापना की गई है, ठीक है। और ये देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जो सहारनपुर स्थित आईआईटी रुड़की के परिसर में स्थापित किया गया है, ठीक है। आईआईटी रुड़की के परिसर में, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि मैम आईआईटी रुड़की तो जो है वो आपका उत्तराखंड में है, तो अब यहाँ पर ये आईआईटी रुड़की के परिसर और सहारनपुर में केंद्र की बात कर रहे हैं सेंटर इसका, तो ऐसा नहीं है। यहाँ ध्यान देखना, देखिए राज्यों में देखेंगे, अब यूपी का जब आप वो देखेंगे ना, मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कॉर्नर में यहाँ पर, अब जब मैप देखेंगे और देखना ही होगा आपको, स्किप नहीं कर सकते हैं, तो उसमें देखेंगे आप कि राज्यों में जो यूपी है किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड से घिरा हुआ है, हरियाणा से घिरा हुआ है। तो जो सहारनपुर वाला हिस्सा है ना थोड़ा सा, वो आपका देखेंगे कहीं ना कहीं जो है ये उत्तराखंड से टच करता है, इसीलिए उत्तराखंड से टच करता हुआ है बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर कहा है कि केंद्र जो है सहारनपुर स्थित आईआईटी रुड़की परिसर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, आईआईटी रुड़की परिसर से यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है, कि परिसर में स्थापित किया जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर वैसे तो उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पर सहारनपुर इसके बिल्कुल टच में है, बॉर्डर पर है, इसलिए याद रखना है। तो आपको क्या करना है, यूपी का पूरा मैप ना एटलीस्ट याद रखना है, कितने ज़िले हैं और कितने राज्यों से यूपी जो है घिरा हुआ है वो देख लेना है उसमें, ठीक है। और उसमें यूपी के मैप में ये भी देखना है कि कौन कौन से जो ज़िले हैं वो लैंडलॉक्ड है या फिर इस तरह से, मतलब थोड़ा सा यूपी के बारे में और डिटेल आपको वहाँ पर जान लेना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ये जो केंद्र बनाया जाएगा ये 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने के शोध संचालित करेगा। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आते हैं, इस पेज में थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, ब्लर हो गया, बट नेक्स्ट पेज ठीक है। इसमें जीआई टैग के संदर्भ में अगला टॉपिक है, जीआई टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, यानी कि ज्योग्राफिकल जो वो है ना, भौगोलिक संकेतक जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि 4 नए उत्पाद जो है जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो पीटी के लिए तो भाई आप ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो इसको रट लेना है। तो ये 4 नए उत्पाद कौन कौन से पहले समझिए। होम फर्निशिंग, ठीक है, फिर आपका ढोलक है, फिर आपका है हस्त निर्मित कागज है, फिर आपका हैंडलूम है। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी कि 4 नए उत्पाद कौन कौन से, होम फर्निशिंग, ढोलक, हस्त निर्मित कागज और हैंडलूम। अब ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो हो सकता है आपसे एक तरफ यहाँ पर शहर लिख दे और यहाँ पर एक तरफ जीआई टैग लिख दे, ना लिखे कि 4 नए उत्पादों को मिला है। ये भी तो लिख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग करिए, है ना, और बता देंगे उपरोक्त में से कौन सा एक गलत है बाकी के सही है, इस तरह से। तो जो होम फर्निशिंग है आपका वो बागपत, ठीक है, तो 4 नए उत्पाद को आप समझिए, बागपत होम फर्निशिंग, ठीक है, अमरोहा ढोलक, कालपी का हस्त निर्मित कागज और बाराबंकी का हैंडलूम। तो आपको ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंतर्गत आते हैं, कांगड़ा चाय जो है उसको जीआई टैग मिला है, कब मिला है, 2005 में। अब यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यूरोपीय आयोग के द्वारा क्या हुआ है, भारत की जो अनूठी एक ये कांगड़ा चाय है ना, उसको संरक्षित भौगोलिक संकेतक अभी जो है प्रदान किया गया है। आप एक बार कांगड़ा चाय के नाम से देखिए, हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कांगड़ा के नाम से, तो आपका ये जो है संदर्भित है इसी से, यूपी से ही यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यूरोपीय आयोग के द्वारा भारत की जो अनूठी चाय है कांगड़ा चाय, उसको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को 2005 में भारतीय जीआई टैग प्रदान किया गया है। बस इसको यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि यूपी के उस वाले सेक्शन में दिया है ना, तो मे बी हो सकता है कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर अयोध्या के बारे में देखिए, फिर एक टॉपिक आ गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अयोध्या में जो दीप उत्सव हुआ था ना, वहाँ पर घाटों पर 22,23,000 दीप, देखिए बहुत सिंपल सा है, ठीक है, 22,23,000 दीप जलाए गए हैं। तो सिंपल सा, इतना सिंपल में भी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो जिले, इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की, भारतीय वास्तुकला मंदिर वास्तुकला
भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की गई है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपीएससी का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जब अभी मेंस देंगे, आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो पेपर 5 में आप देखेंगे ये आपके सिलेबस में संग्रहालय वाला टॉपिक है, इसलिए भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है उसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि इस शोध संस्थान को और विस्तार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण और वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? अयोध्या की बात करें, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण और वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बस इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या कहता है, अगला टॉपिक हमारा जो है वो है आपका सौम्या माथुर, ठीक है। अब ये सौम्या माथुर जो पर्सनालिटी के बारे में यहाँ कह रहे हैं किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप देखेंगे। सौम्या माथुर क्या है, ये महाप्रबंधन के पद पर सौम्या माथुर ने जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे है ना, वहाँ रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। तो ये पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक है। पहली चीज़ याद रखनी है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली महिला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, नॉर्थ ईस्ट रेलवे की बात कर रहा है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने रेलवे जोन्स के बारे में बताया था, थोड़ा सा देख लेना है क्योंकि पीटी में प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमें देख लेना है। इसका मुख्यालय पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या कहता है, प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, ठीक है। अब मैंने पेज नंबर 20 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है कि मैंने पेज नंबर 20 पे आपको कुछ पढ़ाया तो है, ठीक है। वो क्या पढ़ाया आपको याद अगर आ रहा होगा, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो पेज नंबर 20 पे मैंने जनजातियों से संबंधित याद है एक पीएम जनमन पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के बारे में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो समुदाय है वो विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह के अंतर्गत आते हैं, तो इसके बारे में पढ़ाया था। फिर इसमें जो है इनके लिए जो विश्वविद्यालय इत्यादि स्थापित करने की बात की गई थी, तो पीएम जनमन आप देखेंगे, उसके बारे में पेज नंबर 20 से फिर से रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है हमें कि ये जो है यहाँ पर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले के जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई जिले में। तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजागंज में, ठीक है। अब मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजागंज में है, लेकिन इसमें भी अंदर ग्राम के अंतर्गत खोला जा रहा है, जैसे मिर्ज़ापुर के अतरेला पांडे ग्राम, ठीक है। इसके बाद सोनभद्र के मारकुंडी ग्राम, महाराजगंज के कुनसेरवा ग्राम में ये जो संग्रहालय है उनको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने समझा। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बेसिक में करनी है, ट्राइबल्स के बारे में ना, जो हमारा यूपी का सेंसस है, वैसे ये मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, इसमें मैंने इसमें देखेंगे प्रशांत सर ने यूपी सेंसस में आप देखेंगे यूपी सेंसस 2011 की जो बात कर रहे हैं उसमें आपको ट्राइबल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। ट्राइबल्स के बारे में पढ़ लेना है, कितना क्या है आबादी इत्यादि है। और हमें यूपी के संदर्भ में एक चीज़ और बता देती हूँ, उसका जो आंकड़ा है वो एक्चुअली 0.6% है यूपी में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण जनजातियाँ कौन सी हैं, ये मैं खुद ही बता दे रही हूँ आपको। महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो हैं यूपी में कौन सी हैं, तो उनका सीरीज़ में एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन सी सबसे ज़्यादा है और कौन कौन सी हैं उस हिसाब से। जैसे आप देखेंगे गोंड जनजाति, फिर आपकी आती है खरवा जनजाति, ठीक है, फिर आती है खरवा जनजाति, फिर आपकी आती है थारू जनजाति, ठीक है, फिर आपकी आएगी जौनसारी जनजाति। याद रखना है, इसको सेम एज इट इज़ लिख लीजिए और याद कर लेना, चाहे ट्रिक बना लीजिए। जौनसारी, फिर आपकी आती है परिया जनजाति, ठीक है, फिर क्या आएगी आपकी अगरिया जनजाति, ये याद रखना है, अगरिया जनजाति। फिर इसके बाद आपका आता है धुरिया जनजाति, ठीक है, धुरिया जनजाति। फिर क्या आएगा आपका बैगा जनजाति, ठीक है, बैगा जनजाति। फिर आपका आएगा भूइया जनजाति। तो ये यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो आपको देखना है। अब यहाँ पर याद करने वाली बात क्या है, एक चीज़ और बता देती हूँ। सोनभद्र में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो कौन कौन सी जनजाति है, यहाँ पर आपकी गोंड जनजाति है, खरवा जनजाति है, आपकी कौन कौन सी जनजाति है जो सोनभद्र में रहती है, परिया जनजाति है, अगरिया जनजाति है, धुरिया जनजाति है, बैगा है और भूइया जनजाति। तो ये कहाँ पर है, ये आपकी जो जनजातियों को हाईलाइट किया है ये आपकी सोनभद्र में रहती हैं, ठीक है, सोनभद्र में जनजातियाँ रहती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेना है, ठीक है। यूपी सेंसस 2011 ट्राइबल्स के बारे में थोड़ा और डीप में देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं हम, यहाँ पर कह रहे हैं कि
मेन यहाँ पर टॉपिक कहाँ है आपका, 3 नए राज्य विश्वविद्यालय जो है, 3 नए राज्य विश्वविद्यालय को खोला गया है। ठीक है, तो 1973 में संशोधन के द्वारा, किसमें, विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किए जाने की अनुमति यहाँ पर प्रदान की गई थी। उसके दौरान आप देखेंगे गोंड में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में, ध्यान देना है, गोंड में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया गया जाएगा। ठीक है, और इसी संशोधन के माध्यम से मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित भी किया जाएगा, इसको देख लेना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 4 नए निजी विश्वविद्यालय क्या हैं जो, ठीक है, उन निजी विश्वविद्यालय को जो है यहाँ पर 4 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना मंजूरी दी गई। वो कौन से, KD विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी। अब देखिए झांसी की रानी, थोड़ी सा लड़ना झगड़ना, मतलब उस तरह से युद्ध करना, गांधी जी एकदम शांत स्वभाव के, तो इतना अपोजिट सा लग रहा है, तो इस तरह से ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें देखते हुए जाना है। देखिए यूपी की चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब थोड़ा सा यूपी का वेटेज जो है ना पेपर में बढ़ने लगा है, बाकी एग्जाम जैसा ही। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा यूपी के संदर्भ में, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर लखनऊ, ठीक है, लखनऊ यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य में इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन शिलान्यास कर दिया गया है। कब, 21 अक्टूबर 2023 को। अब ये संग्रहालय जो है आदि गंगा गोमती नदी के तट पे बनाया जा रहा है। तो ये जो नौसेना शौर्य संग्रहालय है वो 2023 में इसका शिलान्यास रखा गया है, आदि गंगा गोमती नदी के तट पे बनाया जा रहा है। और ये जो इसका जो है INS गोमती, ठीक है, INS गोमती जो है, INS गोमती संग्रहालय का हिस्सा होगा। तो INS जो अभी रिटायर्ड हो गया है ना, तो उसको इसी के तहत इस संग्रहालय के अंतर्गत रखा जाएगा, INS गोमती संग्रहालय को इसमें रखा जाएगा। ठीक है, INS को। इसके बाद यहीं पर इसी में आगे है कि केंद्रीय मंत्री गिरिजा सिंह, ये इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पर 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, समर्थ अभियान की यहाँ पर जो है शुरुआत की गई है। कहाँ शुरुआत की, समर्थ अभियान की शुरुआत आप पूछ सकते कहाँ की गई है, तो आपकी लखनऊ में की गई है। कहाँ की गई है, लखनऊ में की गई है, याद रखना, इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे आते हैं, अगला टॉपिक क्या कहता है, गोरखपुर के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर में खोला गया है। और ये पशु चिकित्सा महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ आते हैं कौशाम्बी के बारे में, क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पहली चीज़ हमें याद रखनी है। अब भगवान बुद्ध के बारे में कह रहे हैं तो बौद्ध धर्म के बारे में भी आपको जानना होगा। बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनके साहित्य क्या हैं। ठीक है, इन्होंने पहला जो है प्रवचन कहाँ दिया था, या महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ है, या ज्ञान प्राप्ति इनकी कहाँ हुई है, इत्यादि को थोड़ा सा आप देखेंगे। ये शॉर्ट में आपको ज़रूर पढ़ना, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री में ये पार्ट आप ज़रूर पढ़ना, एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मिशन महिला सारथी, अगला टॉपिक है मिशन महिला सारथी। ये भी अयोध्या जिले में शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है, थोड़ा सा देखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में चालक और परिचालक महिलाएं होंगी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है आनंदा डेयरी अमेरिका पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत, यूपी के मुख्यमंत्री और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। कौन कौन सी, जैसे आप देखिए आनंदा डेयरी, अमेरिका पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य एक MOU हुआ है। बस ये याद रखना है कि ब्राज़ील कंपनियों के साथ भी आप देखेंगे एक MOU हुआ है यूपी के मुख्यमंत्री के साथ। ठीक है, ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में, यहाँ तक बस देखना है। अब जैसे हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान आपको याद होगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी, इस तरह का टॉपिक आपको।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि ये जो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में, किसमें, पावर एंजल और बाल नेतृत्व के संदर्भ में इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का विषय, थीम क्या है, लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन केंद्रित है। यानी कि इसकी थीम क्या है, लैंगिक समानता, देखभाल और समर्थन है। और किसके द्वारा किसके अंतर्गत इसको सुनिश्चित किया गया, पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, इस तरह का टॉपिक में ऑलरेडी एक बार और कुछ मिलता जुलता है मैं आपको पढ़ा चुकी। कोई मुझे बता सकता है मैंने क्या पढ़ाया है वहाँ पर। देखिए, होमवर्क जो देती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक में, जो भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि होमवर्क से क्या होता है ना कि आप थोड़ा और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, आप उसके बेसिक्स में घुसने की कोशिश करते हैं। अन्यथा तो सिर्फ बाकी जगह भी आपको बुक्स मिल ही रही है मार्केट में, तो उसमें जो डार्क हाईलाइटेड है बस उसको पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उस बात का। ठीक है, तो काम करते रहिए साथ साथ में। अगर हम मेहनत करें तो आपसे भी उतनी उम्मीद या अपेक्षा करते हैं कि आप भी उतनी मेहनत करें, क्योंकि फ़ायदा आपका होना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फायदा आप ही का होना है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे, अब पहले की बात कर दिए तो भाई याद तो रखना पड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में यहाँ पर विकसित किया गया नवंबर 2023 में। ठीक है, अब मुझे भी अपनी बुक पलटनी पड़ती है ना भाई, इसमें तो हाईलाइट है ही। अब इसमें कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी की पीपीपी, ठीक है, पीपीपी मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट की स्थापना करेगी, इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसको देख लेना है। अगला बरेली के संदर्भ में क्या है यहाँ पर, कि बरेली के संदर्भ में कि परिषद विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश का पहला जिला बना है बरेली। ठीक है, पहला जिला स्मार्ट कक्षाओं के लिए बना है यूपी का बरेली। और इस शहर में नाथ कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे ना, जैसे आदित्यनाथ, ठीक है, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित, तो नाथ संप्रदाय के बारे में थोड़ा देख लेना है ना। तो नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ये जो कॉरिडोर है इसके अंतर्गत क्या है, अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तापेश्वर नाथ मंदिर, धूपेश्वर नाथ मंदिर, पशुपतिनाथ, वनखंडी नाथ मंदिर जोड़कर इसको बनाया जाएगा। ये जो कॉरिडोर बनेगा, नाथ मंदिर, यहाँ पर भगवान शिव से संबंधित चीज़ें होंगी, शिव से संबंधित मंदिर होंगे। तो कौन कौन से होंगे, जैसे अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर, धूपेश्वर नाथ मंदिर, पशुपति, एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, कुछ इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद उन्नाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्नाव इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। घोड़े पर सवार इसमें जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कहाँ हुआ है, उन्नाव में हुआ है। भदोही किस लिए है ये, कि यहाँ पर जो है 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कालीन मेला का शुभारंभ किया गया। तो भदोही से हमें क्या समझ आया कि कालीन जो है, कालीन शहर के नाम से भी यहाँ पर इसको फेमस है। तो ओडीओपी में नहीं कहती, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ओडीओपी के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर आती हो बताइएगा होमवर्क के तौर पर, कि ओडीओपी के बारे में मैंने आपसे पूछा था, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में एक बार देख लेना है। ठीक है, तो कांच का जो सामान है ना, जैसे मैं पूछूं अगर कांच का जो सामान है वो यूपी में ओडीओपी किसको मिला हुआ है, कांच का सामान कहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सभी को पता होगा, फिरोज़ाबाद। ठीक है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, इसलिए का इस यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बस इसमें कि 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया गया था, कहाँ, भदोही में। ठीक है, यूपी में। इसके बाद गाज़ियाबाद पे आते हैं। गाज़ियाबाद की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हिंडन वायु सेना स्टेशन में जो है अपनी पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 यहाँ पर आयोजित किया गया था। कहाँ पर, गाज़ियाबाद में किया गया था। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि परिवहन विमान के अंतर्गत से C-295W को जो है शामिल किया गया है कहाँ पर, भारतीय ड्रोन शक्ति जो आयोजन हुआ था उसके उद्घाटन के बाद पहले C-295W परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से ऑफिशियली इसको शामिल कर लिया गया है। तो ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया, क्या नाम है, C-295 MW। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत सी संभावनाएं हैं, तो आप इसको देख लेना है। देखिए, जहाँ पर बहुत संभावना है उसको मैं खुद ही बता देती हूँ, तो वो सब नहीं है कि कुछ हाइड है ये वो है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे
चलिए इसमें इसमें आगे देखते हैं। जैसे वाराणसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वाराणसी में क्या है कि 16 अटल आवासीय विश्वविद्यालयों का लोकार्पण किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय, आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक ऊपर क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ है, अभी हमने देखा भी था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए भले ही हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन आपको देखिए ऐसी जगह से प्रश्न बनेगा, तो अगर आपने सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ लिया ना किताब का, तो ज़रूरी नहीं कि प्रश्न बन जाए। अब ये इंपॉर्टेंट है पीटी के लिहाज से। क्यों? उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव आयोजित होता है, जो 22 अप्रैल से 3 मई 2023 को हुआ है। तो गंगा ये जो इस उत्सव को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने के लिए समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, इस अवसर पर शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध, अब हो सकता है ये तेलुगु भाषी की जगह कोई नाम चेंज करके इस उत्सव के बारे में पूछ ले, क्योंकि हमने पहले भी कुछ तेलुगु भाषी से संबंधित कुछ तो पढ़ा था ना, अभी इसी में पढ़ा है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछा जाए तो तुरंत याद आना। जैसे तिरुकुल्लूर और मणिमेखलाई के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो तमिल साहित्य का बहुभाषा में इन्होंने जो है भाषा में बदलाव किया, उसमें ट्रांसलेट किया है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो उत्सव है ना, पुष्करालु उत्सव है, ये तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध उत्सव है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्वैप कर देते हैं स्टेटमेंट्स को। ठीक है, वंदन योजना इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखेंगे विजय, और ये भी आपका कुछ इतना देख छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेसेस ऑटोमेशन, जो प्रोसेस है ऑटोमेशन, आरपीए लैब की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें देखेंगे कि गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया, किस लैब का? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का। ठीक है, इस लैब का जो निर्माण है वो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर और स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। किसका जो है, ये पीटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। ये जो लैब है ना, क्या नाम है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा तो इसको फाइनेंस किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत इसको लाया गया है। ठीक है, तो वित्त पोषित किसके द्वारा किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत इसको किया गया है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के लैब के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन के नाम आ जाता है तो बहुत अवेयर हो जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये प्रौद्योगिकी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन जो है केपल रेट ग्रीन, ठीक है, ग्रीन केपल जो टीम है, केपल रेट टीम है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो बनारस बीएचयू की ग्रीन केपल रेट टीम के द्वारा किया गया है, थोड़ा सा देखना है इसको। आगरा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा यहाँ पर खोली जाएगी। ठीक है, तो होमवर्क कहाँ है, ये होमवर्क आपको देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा यहाँ खोली जाएगी। तो मेन इसका मतलब कहीं ना कहीं तो है। तो आपका होमवर्क क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये संस्थान इसका कहाँ है, इसका संस्थान कहाँ पर है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब प्रयागराज की बात क्या है, वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर बस वायुसेना परेड और वायु प्रदर्शन का प्रयागराज में यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है, इसको देख लेना है बस। ठीक है, तो फिलहाल देखिए ऐसे तो बहुत भी है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ऐसे 30 मिनट 25 मिनट का एक और वीडियो ले आएंगे, जिसमें बाकी का आपका ये जो बस इतना ही है जितना इस पीपीटी में मैंने रखा है। तो यूपी का पार्ट 1 के नाम से मैं क्या करूँगी, यूपी परिदृश्य का पार्ट 1 के नाम से इसका थंबनेल कर दूँगी। पार्ट 2 आपका फिर मैं कल दे दूँगी, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हो सकता है याद करनी पड़े। तो इसको 1 से 2 बार आप 3 बार देखेंगे, नज़रों से गुजरेगा वीडियो, याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पार्ट 1 में आज हमने काफ़ी हद तक जो है पेज नंबर, अगर हम बात करें पेज नंबर 151 से लेके पेज नंबर हम देखेंगे 154 तक हमने कवर कर लिया। 155 से लेके 158 पेज नंबर, जो 2-3 पेजेस हैं हार्डली, उसको हम पार्ट 2 में कल देखेंगे। तो आप क्या है ना, इसको देख लीजिए, फिर जब कल हम आएंगे तो आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन आगे वाली वीडियो को आप तभी देखेंगे जब आप इस वीडियोस को देख चुके होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियोस स्किप करके देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ ऐसा घात मत करिए, खुद को धोखा मत दीजिए, निरंतर इन वीडियोज़ को देखिए। इसी के साथ साथ सुबह 6 बजे आपकी ज्योग्राफी की MCQs और PYQs आपके आते हैं। सुबह 10 बजे आप देखेंगे हिस्ट्री PYQs, जो आपका
घटना पूर्वावलोकन है उनसे वहाँ पर प्रश्न पूछती हूँ मैं डेली ही, ठीक है। और दोपहर में 1 बजे आपको मिलता है। फिर इसके बाद क्विक रिवीजन सीरीज़ वेडनेसडे संडे शाम को 7 बजे आपको मिलती है, जिसमें पॉलिटी देख रहे हैं। इसके बाद रैपिड रिवीजन सीरीज़ अभी हमने बीच में काफ़ी दी थी, फिर से मैं उसको शुरू कर देती हूँ ताकि फटाफट से रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो बच्चे अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। कल मिलते हैं पार्ट 2 यूपी स्पेशल के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।